नमस्कार। थैंक यू वेरी मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर सुशीला कटारिया। मैं मेदांता द मेडिसिटी में मेडिसिन विभाग में डायरेक्टर और हेड के पद पर काम करती हूँ। आज हम सब एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोविड-19 या कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी। और मैं आप सब के साथ जुड़ी हूँ कि ताकि मैं उस बीमारी के बारे में आपको सही जानकारी दे सकूं। जितना मैंने इसके बारे में अध्ययन किया है, जितना मैंने पढ़ा है, तो मैं उस सब के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। ये क्या है, ये कोविड-19 की बीमारी आखिर है क्या? नवंबर के अंत में या दिसंबर के बिगनिंग में चीन का एक शहर है वुहान शहर, उसमें लोगों को कुछ निमोनिया से, कुछ सीरियस और कुछ हल्की लंग इन्फेक्शंस होने शुरू हुए। तो बाद में जांच के बाद पाया गया कि ये एक बीमारी है जो इस तरह के वायरस से है जो पहले कभी नहीं देखा गया था। और अध्ययन के बाद पता चला कि ये कोरोना फैमिली का होने वाला एक वायरस का इन्फेक्शन है। अब कोरोना फैमिली क्या है? कोरोना जैसे एक परिवार होता है और परिवार में भिन्न भिन्न सदस्य होते हैं, तो इसी तरह कोरोना की बीमारी में भी भिन्न भिन्न सदस्य हैं जिनसे बीमारी हो सकती है। हल्का खांसी जुकाम भी हो सकता है और बहुत सीवियर सांस लेने में दिक्कत की बीमारी भी हो सकती है। जो बीमारी चीन से शुरू हुई आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इससे लाखों लोग पीड़ित हैं और लाख से ऊपर पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी है। हम आज बताएंगे और साथ साथ मैं आपके कमेंट्स भी लेती रहूंगी। आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी हम देखेंगे। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इसके लक्षण क्या हैं, क्योंकि ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो खांसी, जुकाम, बुखार, गला खराब, सिर दर्द। 80% लोगों को या तो कोई लक्षण नहीं होता या बहुत ही माइल्ड लक्षण होते हैं, और 20% लोगों में सांस की दिक्कत होना, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ना, थूक में खून आना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। 80% लोग माइल्ड बीमारी से होंगे, 20% लोग ऐसे होंगे जिनको अस्पताल में केयर की जरूरत होगी, और उस 20 में से आधे ऐसे होंगे 10% जिनको की वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। ये तो है एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी पर इसको हम बचें कैसे? नॉर्मली हम कैसे बचें? आप सुन रहे हैं, अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग करिए, लॉकडाउन किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि देखो, वायरस के अपने कोई पाँव नहीं होते, वो एक छोटा सा जीवाणु कीटाणु होता है जिसकी धीरे धीरे वो आप जब एक व्यक्ति के शरीर में जाता है तो उसके शरीर से जो खांसी या छींक के साथ जो बलगम निकलता है उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। जब ये ड्रॉपलेट्स किसी दूसरे व्यक्ति के सांस लेने के क्षेत्र में चले जाते हैं, या हम किसी सरफेस के ऊपर खांस या छींक देते हैं और दूसरा इंसान आता है, उस पर हाथ लगाता है और वो अपने फेस एरिया में लगा लेता है, तो ये स्प्रेड करती है। तो ड्रॉपलेट क्या होते हैं? छोटे छोटे थूक के कण। और सरफेस कोई भी सरफेस हो सकता है, उसको फॉर्माइट बोलते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि भाई किस वजह से हो रहा है, तभी तो हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले पाएंगे। प्रिवेंटिव स्टेप्स के कारण वो लेते रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ साथ में जनरल जानकारी भी देती रहूंगी। हमें आ रहा है कि हम कौन कौन से वो साधारण टिप्स हैं जो ले सकते हैं जिससे हम बच सकते हैं। तो वो जो साधारण टिप्स हैं जिनको करके हम बच सकते हैं, ये है कि एक जो ड्रॉपलेट का सर्कल है वो लगभग 1 मीटर के दायरे में होता है। तो एक सोशल डिस्टेंसिंग की, बहुत सट के ना बैठें, सट के ना रहें, इकट्ठे ना रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। दूसरा ये है कि बाहर निकलते टाइम कोई भी इंसान खांस या छींक रहा है या जोर से बात कर रहा है तो उसके मुंह से जो निकलने वाले थूक के कण हैं वो कम हो जाएंगे अगर हम सब लोग मास्क पहनेंगे। तो अगर बाहर जाना है, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं, इसके लिए हमें बाहर भी जाना होगा, तो हम सब मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का वो करें। और साथ में ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। घबराएं नहीं। सावधान रहने में और घबराने में बहुत फर्क रहता है कि हम घबराएं नहीं। ये बीमारी जरूर तन की है लेकिन सारी लड़ाई मन की है। आप घबराइए नहीं, पैनिक नहीं करिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को इधर उधर सर्कुलेट नहीं करिए, मास्क पहन के रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें
ओके, अब आया है कि भाई बाहर से अगर आपको जाना है, एसेंशियल सर्विसेज में कोई घर में काम करता है और उसको क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि बीमारी ना फैले। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, पेशेंट्स देखती हूँ, पुलिस ऑफिसर हैं वो बाहर जाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, और भी कर्मचारी हैं जिनको जाना पड़ता है, और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेगा तो सब लोगों को धीरे धीरे अपनी नॉर्मल जिंदगी में आना होगा। तो क्या स्टेप्स लें? पहला स्टेप तो ये है कि जब आप घर में घुसते हैं तो आप जूते बाहर रख दीजिए या घर के अंदर एक स्पेशल कोने में रख दीजिए। आते ही अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोएं, बाथरूम में जाएं, हो सके तो स्नान कर लीजिए, नहीं तो कपड़े चेंज कर लीजिए, और फिर आप अपने फैमिली मेंबर से मिलें। घर में अगर आपके बुजुर्ग माताजी पिताजी दादा दादी हैं तो उनसे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बहुत गले नहीं मिलें, थोड़ा सा दूर से ही प्रणाम करें, और इस तरह के छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हम सही रह सकते हैं। उसके बाद में है कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, कृपया शेयर करें, अवश्य बताएं। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई इकोनॉमी डाउन हो रही है, सो ये लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी लग जाती है, तो बहुत जल्दी जल्दी लोग बीमार हो सकते हैं। अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो सारा देश एक साथ बीमार हो जाएगा, और उसमें से जो 10% लोग हैं जिनको सघन चिकित्सा की ज़रूरत है, उन्हें अगर हॉस्पिटल बेड नहीं मिलेंगे तो फिर उसकी वजह से चिकित्सक सहायता ना मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। सो ये लॉकडाउन, ये सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए की गई है कि एक तो हम बीमार ना पड़ें, और अगर हम बीमार पड़ें तो कम से कम इतनी धीरे धीरे संख्या में बीमार पड़ें ताकि हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था जो है उसे हैंडल कर सके, वो ओवरवेल्म ना हो जाए। ओके जी, उसके बाद वी विल डेफिनेटली डिफीट कोरोना सर, देर आर सम रिस्पॉन्सेज कमिंग हियर। सबको नमस्कार, जो जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। आपके कोई स्पेशल सवाल हैं जो आप मेरे से जानना चाहते हैं तो वो पोस्ट करते रहिए, मैं साथ साथ पढ़ के उसको जवाब भी देती रहूंगी। अब ये है कि प्रिवेंशन की तो हमने बात कर ली, अब एक बात है कि ट्रीटमेंट क्या है, कोरोना वायरस का क्या ट्रीटमेंट है, और तरह तरह के ट्रीटमेंट आप सुन रहे हैं। पिछले 2 महीने के मेरे अनुभव के साथ भी हमने धीरे धीरे जैसे सीख रहे हैं, जैसे परिणाम आ रहे हैं, तो हम अपनी जो ट्रीटमेंट प्रणाली है उसको भी हम धीरे धीरे मॉडिफाई कर रहे हैं और बेहतर भी कर रहे हैं। जो मेनली दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा गूढ़ता में ना जाते हुए चिकित्सा के जो मेनली दवाइयाँ हैं वो 2 तरह से काम करती हैं, या तो वो वायरस को मारती हैं या वायरस से होने वाले कुप्रभाव को कम करती हैं। तो उस प्रणाली में हमारी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, रेमडेसिविर करके और दवाई है, कुछ और दवाइयाँ हाई लेवल इम्यूनिटी पे काम करती हैं जिनको इंटरल्यूकिन इनहिबिटर्स हम बोलते हैं, और साथ में प्लाज्मा थेरेपी। सो प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ लोगों ने कहा है कि मैं बताऊं, विस्तार से करूं। तो प्लाज्मा क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति के अंदर जब इन्फेक्शन जाता है तो उसके प्रति बॉडी एक इम्यूनिटी पैदा करती है जिसको प्रतिरोधी क्षमता बोलते हैं। किसी की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो कम बीमारी के साथ जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती और वो सिवियर इन्फेक्शन में चले जाते हैं। सो प्लाज्मा थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है, जो ठीक हो चुका है, उसके शरीर से इन्फेक्शन पूरा निकल चुका है, और उसके भी 2 सप्ताह बाद उसका ब्लड लेते हैं, उसकी रेड ब्लड सेल्स वापस दे देते हैं, जो तरल पदार्थ है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं उसको निकाल के पेशेंट में देते हैं। पर ये, और इस तरह का ये नहीं है कि ये सिर्फ कोविड-19 में ही हुआ है, इस तरह का ट्रीटमेंट H1N1 H3N2 बहुत सारे इन्फ्लुएंजा रिलेटेड बीमारियों में पहले भी इस्तेमाल किया गया है। ये एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी है, और हरियाणा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संशोधन की ब्रांच है जिसको हम ICMR बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। सो उसने एक गाइडलाइंस तैयार की हैं और उसी के आधार पर हम प्लाज्मा थेरेपी दे सकते हैं। तो जो लोग ठीक हो गए हैं और जो काबिल हैं और जो उसमें एनरोल हो सकते हैं वो कृपया एनरोल होके इलाज करवा सकते हैं।
अच्छा, एक सवाल आया है कि क्या कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए के लोगों को ज़्यादा संक्रमण होता है या नहीं होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट्स देखे हैं, जो लगभग 100 के लगभग हैं, तो ऐसा कोई ब्लड ग्रुप स्पेसिफिक इन्फेक्शन का मेरे को नहीं मिला। तो हम नहीं कह सकते कि ये ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ या ए बी में किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप में ये इन्फेक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसी को भी हो सकता है, हर एक को सावधान रहने की जरूरत है। सवाल आया है कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव हो सकता है। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, देखिए, सब चीज़ों का जो मूल है, हर एक ट्रीटमेंट का मोस्टली जो जड़ होता है वो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स में ही होता है। मैं एक कंटेम्प्रेरी मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं नेचर और नेचर से होने वाले अच्छे प्रभावों से बहुत भली भांति परिचित हूँ और मानती भी हूँ। सो हम बहुत सारे जो चीज़ें नॉर्मली रूटीन में खाते हैं, उनमें भी एक एंटीबायोटिक की प्रॉपर्टी होती है। हल्दी है, तुलसी है, गुडूची है, और साथ में पिपली है, इस तरह की चीज़ें, शहद है, आपका आंवला है, ये सब चीज़ें या तो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देती हैं या आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर करती हैं। तो इन चीज़ों का लगातार दवा के तौर पे नहीं, बट एज अ फूड, एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। अगला आया है, अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हों तो क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसा अभी तक की दुनिया के हर कोने से जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें ये पता चला है कि कुछ लोगों को इस बीमारी का रिस्क ज़्यादा है। जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं जो 65-70 साल के ऊपर के हैं, जिसको डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, लीवर प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, अस्थमा है, कैंसर है, या किसी तरह से इम्यूनिटी वीक है, तो उनको सीवियर इन्फेक्शन होने का डर रहता है। लेकिन अगर किसी की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक है पर वो कंट्रोल में रहती है, बीपी है लेकिन वो कंट्रोल में रहता है, तो उसमें सिवियरिटी या रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। सो मेरा सलाह यही रहेगा कि अगर आप डायबिटिक हैं, अपनी डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करें डाइट के साथ और दवाइयों के साथ। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, जब तक ज़रूरी ना हो बाहर ना जाएं, और अगर बाहर जाना हो तो मास्क पहन के जाइए। आने के बाद और वहाँ पर भी समय समय पर हाथ धोएं, हाथ नहीं धो सकते तो सैनिटाइज करिए। अपनी सुरक्षा रखेंगे तो कोरोना क्या, कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। अच्छा जी, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्टेटमेंट दिस 55% ऑफ कोरोना पेशेंट्स बिकम नॉर्मल। यस, दैट्स ट्रू, दैट मोर्टेलिटी रेट, जो मृत्यु दर है कोरोना से होने वाले, डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट है, लेकिन 5% से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है। तो 95% लोग जो कोविड-19 से ग्रसित हैं 2 से 3 हफ्ते में दवाई लेके, रेस्ट करके और प्रॉपर डाइट करके ठीक हो जाएंगे। पर 5%, 1 से 5% की जो मोर्टेलिटी है वो डिफरेंट कंट्रीज में भिन्न भिन्न है। अभी हमारे देश में जो मोर्टेलिटी डाटा आ रहे हैं वो लगभग 1 से 3% के आसपास हैं, और हम चाहते हैं कि उसको भी हम बिल्कुल कम कर दें। दिनेश गौतम जी का धन्यवाद, वो इनिशिएटिव को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सर, हमारे मुंह, आंख और नाक को छूने के लिए क्यों मना किया जाता है। बहुत अच्छा। शिव लता जी ने सवाल पूछा है कि आंख, नाक और मुंह को हम कहते हैं क्यों नहीं छुएं हाथ से। सो हम इसलिए नहीं छुएं क्योंकि अगर हमारे हाथ जगह जगह जाते हैं, टेबल पे जाते हैं, लिफ्ट के बटन पे जाते हैं, साइड रेल्स पे जाते हैं, सीढ़ियों में कहीं ना कहीं हम साइड रेल को पकड़ते हैं, तो और हो सकता है वहाँ किसी के खांसने या छींकने से वो वायरस बैठा हुआ हो, वो आपके हाथ में आएगा। हाथ से अगर वो मुंह के एरिया में जाएगा तो उससे भी संक्रमण हो जाता है। इसको फॉर्माइट रिलेटेड ट्रांसमिशन या सरफेस रिलेटेड ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मना किया जाता है कि आप ना छुएं। ओके, सो जब तक और सवाल आ रहे हैं हम देखते हैं, और कमेंट्स आ रहे हैं, तब तक मैं आपको कुछ साधारण जानकारी दे सकती हूँ और जो इस बीमारी से रिलेटेड है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज सामने आ रही है वो ये है कि या तो बीमारी के डर से
या फिर बहुत ही लॉकडाउन में लंबे टाइम तक रहने के कारण, एक घुटन भरे स्पेस में रहने के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है। 24 घंटे आप अगर जो कोरोना का जो स्केल है, बार है, कितने केस हो गए, कितनी मृत्यु हो गई, संसार में कितना हो गया, हिंदुस्तान में कितना हो गया, ये चेक करते करते बहुत सारे पेशेंट एक मानसिक अवसाद से पीड़ित हो रहे हैं, डिप्रेशन से पीड़ित हो रहे हैं। उसको हम कहते हैं एंग्जाइटी होना बहुत ही कॉमन हो गया है, ये स्वाभाविक भी है। तो बीमारी के साथ साथ आपको बीमारी के डर से भी लड़ना है। तो क्या सिंपल स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं इसमें, वो ये है कि एक तो अपना स्क्रीन टाइम कम करें। 24 घंटे हमें स्क्रीन टाइम पर नहीं रहना है। कुछ ना कुछ समय निकालिए आप रोज कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो घर पे ही योगा करें, प्राणायाम करें, अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें अपनी बॉडी मसल्स को यूज करके। दूसरा ये है कि कनेक्ट विद ओल्ड फ्रेंड्स। हमने सोचा था कि भाई समय होगा तो हम ये पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो देखेंगे, तो ये समय है। आप अच्छी किताब पढ़िए, अपने पुराने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करिए, दैट विल बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर यू। और अपना ध्यान थोड़े दिन कुछ समय के लिए कोरोना के डर से थोड़ा बाहर निकालिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, कोई नई हॉबी डेवलप करिए, कढ़ाई करिए, बुनाई करिए। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि आप बेटर नहीं फील कर पा रहे हैं, तो ऐसे समय में आई विल सजेस्ट कि आप किसी मनोरोगी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हाँ, कोविड की तो हम सब बात कर रहे हैं, कोरोना की बात भी हम सब कर रहे हैं, लेकिन उन सब लोगों का क्या जो कोरोना तो नहीं है लेकिन बीमार है। तो इस समय पे नॉन कोविड लोग कई बार अस्पताल नहीं जा पाते हैं, या अस्पताल उनको एंटरटेन नहीं कर रहा है, देखने से मना कर रहा है। तो नॉन कोरोना रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है और किसी को हार्ट प्रॉब्लम की शक है, तो प्लीज घर पर नहीं बैठे रहिए, आप पूरी प्रिकॉशंस के साथ अपने आसपास डॉक्टर से मिलिए या अस्पताल जरूर जाइए। इस कोरोना के दौरान हमें उन बीमारियों को नहीं नेग्लेक्ट करना है जो कि हम अदरवाइज नहीं नेग्लेक्ट करते और हम वहीं पर जाते। होम रेमेडी इसका पूछा है सर ने, मनीष जी ने। तो मैंने होम रेमेडीज में बताया कि कोई शॉर्टकट नहीं है ठीक होने के लिए। हमें कोशिश करना होगा कि हमारा जनरल रूटीन अच्छा रहे, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे। और रूटीन में जो हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग हल्दी का सेवन करते हैं, केसर लेते हैं, तुलसी लेते हैं, गिलोय वगैरह लेते हैं, उन सब का लेते रहिए। विटामिन सी रिच फूड जो है, आपके फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो बेहतर रहेंगे। बट एक बैलेंस डाइट बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या हमें चिकित्सक सुविधाओं को और कारगर करने की ज़रूरत है? ये सवाल बहुत ही बिहारी लाल जी ने जो डाला है कि बहुत ये शायद समय है जो हमें हेल्थ को एज अ प्रायोरिटी बनाने पे मजबूर करेगा। इस पूरे एपिसोड से हम ये तो सीख गए हैं कि हमें कुछ जिस तरह का जीवन, जिस तरह का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं वो सही नहीं है। तो हमें अपने आप को भी ठीक करने की ज़रूरत है और देश को, अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को भी ठीक करने की ज़रूरत है। मे बी वी नीड टू स्पेंड मोर मनी। हमें और ज़्यादा स्वास्थ्य रिलेट चीज़ों पर, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर और पैसा खर्च करना पड़ेगा और प्लानिंग करनी पड़ेगी, ताकि अब आज इस बीमारी से अगर हम निकल गए तो आगे कोई और बीमारी हमें परेशान ना करे। हमें अपनी सुविधाओं को और कारगर ज़रूर करना पड़ेगा। एक सवाल जो आया है कि भाई हम साधारण खांसी जुकाम होने पर आम आदमी भयभीत हो जाता है, कैसे जाने कि हॉस्पिटल जाएं या सिर्फ सर्दी जुकाम की दवाई ले लें? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। देखिए, जो लक्षण हैं कोविड-19 के और नॉर्मल खांसी जुकाम के वो सिमिलर ही हैं। लक्षण के आधार पे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ और चीज़ों का अगर हम ध्यान दें, जैसे क्या हम किसी एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे हैं जहां कोविड पेशेंट हो सकते हैं,
या आपके आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको कोविड हुआ और आप उसके संपर्क में आए, अगर ऐसा है तो नॉर्मल खांसी जुकाम होने पे भी एक बार डॉक्टर से जाके सलाह कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, आपको एलर्जी रहती है, आप बाहर निकले नहीं, आप लॉकडाउन में पूरी तरह से आपने उसका पालन किया है, तो ऐसी स्थिति में नॉर्मल खांसी जुकाम है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। पर वो अगर कुछ समय तक ठीक नहीं होता तो आप उसके बाद डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। कई लोगों ने हमें शुभकामनाएं दी हैं, उन सब का भी धन्यवाद। और हम सब मिलकर अपनी अपनी कैपेसिटी में आप भी कोशिश कर रहे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम करते रहें, पेशेंट्स लोग बीमार ना हो और जो बीमार हों वो समय से ठीक हो जाएं, और हमारे देश में हम पूरे विश्व को ये दिखा दें कि भारत, भले ही पूरा संसार हमें डेवलपिंग कंट्री मानता है, लेकिन हमारी जो बेसिक हमारा जो कल्चर है वो एक्चुअली बहुत पुराने समय से ही बहुत एडवांस्ड है। देखिए, हमारे देश में शुरू से ही लोगों को साफ सफाई का एक वो हमारे दिस इज इन आवर लाइफस्टाइल में है। और हम लोग यूजली, जैसे बहुत सारे घरों में जूते बाहर निकालने का रिवाज होता है, घर में घुसते ही हाथ धोने का रिवाज होता है, आप शौच से आने जाने से पहले बाद में हाथ धोने का रिवाज होता है। तो हमारी जो संस्कृति है उसी में हमारे जो पूर्वज थे, मुझे लगता है बहुत ही एडवांस थे। मैं क्या संकट काल में चिकित्सा सुविधाओं के लिए अभूतपूर्व दबाव हुआ है, बिहारी लाल जी ने सीकर से लिखा है। विकास कम लाइक अच्छा, लोगों ने पूछा है कि मेरा क्या अनुभव रहा है इस बीमारी के उपचार में। मेरा जो अनुभव है वो 3 मार्च 2020 से लेके अभी तक का जो अनुभव रहा है, जो पिछले 2 महीनों में इटालियन पेशेंट्स को ट्रीट करने का भी और भारतीय पेशेंट्स को भी ट्रीट करने का, ये है कि ये बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, पेशेंट का भी और डॉक्टर का भी। दूसरा ये है कि ये परसिस्टेंस, ये नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ये नहीं है कि 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएगा, इसमें समय लगता है, 2 हफ्ते का समय भी लग सकता है, उससे कभी कभी थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। इस दौरान पेशेंट को मोटिवेटेड रहना और खुश रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। साथ में जो पूरी मेडिकल टीम हमारे साथ काम कर रही होती है, नर्सेज हैं और जूनियर डॉक्टर हैं, हमारा जीडीए है, सफाई कर्मचारी है, पूरी टीम को एक जोश के साथ काम करना होता है। क्योंकि अगर एक भी टीम में आपका लिंक कमज़ोर है, उसको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से सारी व्यवस्था चरमरा सकती है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरे साथी डॉक्टर जो जगह जगह पूरे देश में पेशेंट्स का ख्याल कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के दौरान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें भी होती है। वो बहुत एक स्ट्रेसपूर्ण स्थिति में काम कर रहे होते हैं, और जो आप रोज़ टीवी पे देख रहे होते हैं कि पीपी इस पूरे जो प्रक्रम में बीमारी से बचने के लिए जो गियर पहनते हैं डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें काम करने में बहुत ही असुविधा होती है। वो बहुत गर्मी होती है, अंदर सांस नहीं आ रहा होता, पसीने नहीं आ रहे होते हैं, और देखने में भी दिक्कत हो जाती है। कई बार अगर ठीक से नहीं पहना गया है तो फॉगिंग भी हो जाती है। सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, उन सब लोगों को लोगों के प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और एक बहुत जो मैंने सामने देखा है कि पेशेंट बीमार तो होता ही है, वो डरा हुआ होता है कि मैं वापस अपनी सोसाइटी में जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मुझे दुत्कारेंगे, लोग मुझे परेशान करेंगे। तो देखिए, आज एक बात का प्रण ले लेते हैं कि ये बीमारी कोई अपने आप से कोई अपने ऊपर नहीं ले रहा है। ये किसी भी कारण से अगर हो रही है उसे, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ये उसको हो गई है, ये अनफॉर्चुनेट है, पर आपको उसको आपको उसका हौसला बढ़ाना होगा, बजाय कि दुत्कारने के कि इसको कोरोना हो गया, अरे अरे इसे तो हम ये नहीं करेंगे, हम इस कॉलोनी में नहीं रहने देंगे, उसको नहीं रहने देंगे। इन सब बातों से हमें ऊपर उठना है। बीमार को आपकी सहानुभूति की जरूरत है। आप मिलने मत जाइए, आप झुंड बनाकर बिल्कुल मिलने मत जाइए, पेशेंट से मत मिलिए, उसको आइसोलेशन की जरूरत है। पर जो काम कर सकते हैं कि हम एक प्यारा सा मैसेज छोड़ सकते हैं उसके फोन पर कि हम आपकी जल्दी से
ठीक होने की आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सो ये स्टिग्मेटाइजेशन जो बीमारी की वजह से हो रहा है, जो मेडिकल स्टाफ को भी भुगतना पड़ रहा है और पेशेंट को भी भुगतना पड़ रहा है, इससे हमें छुटकारा पाना होगा। नहीं तो लोग बीमारी को छुपाएंगे, बताएंगे नहीं, और उससे बीमारी नीचे ही नीचे फैलती जाएगी। सो मेरा अनुभव ये है कि कुछ लोगों को स्टिग्मेटाइजेशन अभी भी किया जा रहा है और वो नहीं होना चाहिए। जैसे हमें रामलाल प्रकाश जी ने मैसेज भेजा है कि अगर उनकी कॉलोनी में किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया है तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जो कि उस जगह पर रहते हैं। बहुत ही सही सवाल है ऐसा। सो देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं जिसके हिसाब से जिन लोगों को लक्षण कम हैं या नहीं लक्षण है वो अपने घर पर भी रह सकते हैं। पर अगर किसी को लक्षण है तो ज़्यादा, अगर वो उनकी बीमारी इतनी है कि डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं इन्हें अस्पताल में रहना चाहिए तो वो अस्पताल में रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जिनको कम बीमारी है वो घर पर भी रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उनकी फैमिली को सही सलाह दी जाए और उनके पास पड़ोसियों को भी सही सलाह दी जाए। सो पहले तो अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है तो ये देखते हैं, हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं कि उससे पिछले 2 हफ्ते में कौन कौन लोग संपर्क में आए हैं। और वो कैजुअल संपर्क नहीं कि भाई मैं उस गली से जा रहा था वो भी उस गली से जा रहा था, ऐसे नहीं। 1 मीटर का डिस्टेंस हो, दोनों में से अगर किसी ने मास्क ना पहना हो और 15 मिनट से ज्यादा अगर वो इकट्ठे रहे हैं तो उसको हम सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट मानते हैं। इन लोगों को अपने इलाके के डॉक्टर से जाके या हेल्थ सर्विसेज में जाके बताना चाहिए कि भाई मैं फलाना पेशेंट के कांटेक्ट में आया था। इन लोगों को घर पे रहना चाहिए जिसको कि सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटाइन करते हैं। अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसका जल्दी टेस्ट किया जाता है, नहीं तो 2 हफ्ते में उसका टेस्ट किया जाता है क्वारंटाइन कंप्लीट होने के पहले। अब बाकी जो लोग हैं जो सिग्निफिकेंट कांटेक्ट में नहीं आए थे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं विद सम प्रिकॉशन, जो कि पूरा देश ही कर रहा है कि भाई हाथ धोना, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना। अब जिस व्यक्ति के घर में अगर ये बीमारी है तो ऑब्वियसली उसका सारा परिवार ही क्वारंटाइन में होता है, वो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, घर में रहते, पर उनको एसेंशियल सर्विसेज आ सकती हैं और वो ले सकते हैं उसको। सिर्फ एक बिल्डिंग में रहने से सब लोग संक्रमित नहीं हो जाते। ये जो वायरस है ये मैक्सिमम 3 मीटर या 6 मीटर के ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं होता है। सो इसलिए पूरी बिल्डिंग के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कॉमन एरियाज़ हैं, जैसे लिफ्ट सबसे कॉमन एरिया होता है, तो आप कोशिश करें कि लिफ्ट को हाथ से ऐसे ऐसे नहीं दबाएं, या पेन से या एक टूथपिक से, या आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है, लाइक आप राइट हैंडेड हैं तो आप लेफ्ट हैंड के एल्बो से दबा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आज तो मैं कहूँगी पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कॉफिंग एटिकेट्स को ना भूले। अगर खांसी आ रही है तो आप ऐसे या ऐसे करें, ऐसे नहीं खांसेंगे अपने हाथ में। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और बिल्डिंग में पेशेंट होने से बस आपको ये है कि भाई आपको किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के 1 से 3 मीटर के दायरे में नहीं आना है। कॉमन एरियाज में हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है और खांसते छींकते टाइम ध्यान रखना है और मुंह पे मास्क जरूर पहन के रखना है। Good evening. I'm just going through the messages, so please excuse me if this is going little slow, क्योंकि मैं बहुत ही टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैडम जी, एसिम्टोमेटिक कोरोना केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये राजेंद्र जी ने सवाल पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। एसिम्टोमेटिक केसेस को कोई भी देख के आप बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सो एसिम्टोमेटिक केसेस को पिक करने के लिए जो WHO की गाइडलाइंस हैं, ये मोर एंड मोर टेस्टिंग। पर हम पूरे के पूरे देश को तो टेस्ट कर नहीं सकते और वो भी बार बार टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आज किसी को नहीं है तो कल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है।
सो व्हाट वी सजेस्ट इज दैट प्रॉपर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जैसे एक पेशेंट के कांटेक्ट में सिग्निफिकेंट कांटेक्ट जो अभी मैंने बताया, उसके 2 हफ्ते में कितने लोग कांटेक्ट में आए, उनको क्वारंटाइन करिए, उनको टेस्ट करिए। और जो बहुत हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे हॉस्टल में कुछ लोग रहते हैं, कंटोनमेंट्स एरियाज में कुछ रहते हैं, जो कंटामिनेटेड जोन्स हैं, उसमें सरकार जगह जगह लेके सैंपल लेके टेस्ट करती है कि, और जो ज़्यादा इंसिडेंसेस एरियाज में हो सकता है उसमें पूरी पॉपुलेशन को टेस्ट किया जाए या एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके टेस्ट किया जाए, तभी हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों को पकड़ पाएंगे। रमेश कुमार जी का, तो इसलिए जब आप बाहर निकलते हैं आप ऐसे बिहेव करें कि दोनों का दूसरा धन्यवाद व्यक्ति देना जो चाहूंगा। आपके रमेश पास है कुमार वो जी शायद अग्रवाल का बहुत बहुत कंटामिनेटेड है। आभार। तो इसीलिए ये आप जनपद सोशल डिस्टेंस, आपको धन्यवाद देगा। मास्क और हैंड हमारी हाइजीन, भामाशाह तो अगर आप सेवा इन के 3 रूप में चीजों का आपने ध्यान जो रख रहे हैं, तो भेजी है, अगर कोई भी निश्चित तौर पर एसिम्प्टोमेटिक है इनको लेकिन जो वायरस गरीब शेड कर चलेगा, रहा है, तो तो वो आपको वायरस आप साधुवाद पे देगा। नहीं ये आएगा। हमारा संकल्प सेवा का निरंतर जारी रहेगा। वैश्विक महामारी कोरोना से गरीब अपने आप को ऐसा ही नहीं समझे, बड़ी संख्या में श्रमिक दोबारा चल कर आ रहा है, हमसे हजारों किलोमीटर सवाल का पूछा सफर गया तय होम करके आ फूड के रहा बारे है। में, तो मैं कहूंगी चरण कि ऐसी पादुका चीजें कार्यक्रम ना खाइए हमने जो आपके प्रारंभ गले को किया है, परेशान उसके करें। पैरों में अचार है, सिरका है, बहुत ठंडी चीजें हैं, पानी हो सके तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लीजिए, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर काफी सही रहेगा। और खाने पीने के बारे में हमने बात की ही कि विटामिन सी रिच डाइट आपको बेहतर रहेगी, जिसमें सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह हैं, एंड उन सब का हम ध्यान रखेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट कैडेट निस्वार्थ भाव से अपने कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करने के, यस, जो लोग भी एसेंशियल सर्विसेज में जो लोग भी इस समय हमारे देश का मदद कर रहे हैं, उसमें फार्मासिस्ट हैं, उसमें डिलीवरी बॉयज़ भी हैं, उसमें सफाई वाले लोग भी हैं, नर्सेज बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वार्ड बॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सब लोग, पुलिस महकमा इतना अच्छा काम कर रहा है, उन सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं। और ये कोविड, एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी ख़त्म करने से पहले, कि जो भी ये जो कोरोना की महामारी है, ये दुनिया का अंत तो कतई नहीं है। वी डेफिनेटली विल ओवरकम दिस। जब ये ख़त्म होगी, वी विल बी वाइजर देन बिफोर। हम पहले से ज़्यादा बुद्धिमान होके निकलेंगे। बस हमें इस थोड़ा सा जो समय है, ये समय सही तरीके से इस्तेमाल करना है, हमें अपना मानसिक संतुलन सही से रखना है और मदद करनी है। जो आपसे अनफॉर्चुनेट हैं, मतलब ऐसे लोग हैं कि जिनको आप जितने रिसोर्सेज हैं उतने नहीं हैं, तो उनको हम थोड़ा सा अगर मदद करेंगे, सो ये 3, 4, 6 महीने कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एंड विल डेफिनेटली कम आउट टू बी मोर वाइजर आफ्टर दिस। सवाल आया है, क्या विटामिन ई से इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी? सारे विटामिन जो हैं, ए, बी, सी, डी, ई, सब हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं। और विटामिन ई बेसिकली जो रहता है फर्टिलिटी और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहता है। सो विटामिन ई की मात्रा जो है सही रहनी चाहिए। बहुत ज़्यादा विटामिन ई लेने से भी शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है। सो दैट आई विल नॉट सजेस्ट। आपके इटली के मरीजों का अच्छा, हमसे पूछा गया है कि आपके इटली के मरीजों का इलाज के दौरान उनका क्या रिएक्शन रहा था। तो वो पेशेंट्स जब ठीक होके वापस गए और अपने देश पहुंचे, तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज हम सब भारतीयों के लिए लिखा। उनमें से था कि उन्हें दुख है कि वो यहाँ आके वायरस देकर गए। हमारा एक बहुत ही खूबसूरत देश है। आई विश कि वो यहाँ आए और बेहतरीन टाइम में रहे होते, और अच्छे टाइम्स में। बहुत सारे लोग दोबारा आना चाहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उस टाइम इटली में इतने पेशेंट्स थे, शायद उनको वहाँ पर इतना अच्छा हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती अपने खुद के देश में, जितनी अच्छी उनको इस देश में मिली। और वो भारत को हमेशा याद रखेंगे।
वैक्सीन के बारे में सवाल पूछा गया है कि क्या इजराइल ने वैक्सीन बना लिया गया है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हम सब जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब आएगा। सो अभी कम से कम 100 कंपनियां हैं जो 100 इंस्टीट्यूट्स हैं जो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनमें से 5 जो लीडिंग वैक्सीन्स हैं वो क्लिनिकल ट्रायल मतलब ह्यूमन ट्रायल में उनको ह्यूमन में इंजेक्ट कर दिया गया है। मैं भी खुश होना चाहती हूं कि भाई जल्दी से वैक्सीन आए और हम सब ठीक हो जाएं, लेकिन हमें प्रैक्टिकली इस एस्पेक्ट पे देखना पड़ेगा कि जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है वो एक स्लो प्रक्रिया होती है। पहले आपको टारगेट डिफाइन करना पड़ता है कि हम वायरस के कौन से पार्ट को टारगेट करें कि हमें इम्यूनिटी भी मिल जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो, और उसके बाद उसके फेज 1 की कोई ह्यूमन में दिया भी जा सकता है, कितने साइड इफेक्ट्स हैं, फिर उसकी एफिकेसी टेस्ट होती है कि वो कितना कारगर रहेगा। सो इस सारे प्रोसेस में फेज 1, फेज 2, फेज 3 रूटीनली अगर ये काम नॉर्मली होता है, पेंडेमिक में ना हो, तो इसमें कम से कम 10 साल भी लग जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई अपना या पराया नहीं देख रहा है, बहुत सारी कंपनियां इकट्ठे मिलकर भी काम कर रही हैं, तो आई थिंक ये काम सारा अंडर 1 ईयर हो जाएगा। अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन बन गया है कि नहीं बन गया। जो इजराइल ने अपनी रिपोर्ट पारित की थी उनमें उन्होंने मोनोक्लोनल कुछ एंटीबॉडीज बनाई हैं जिसको कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए यूज किया जा सकता है। तो अभी क्लिनिकल यूज के लिए तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है जिसको हम यूज कर सकें। पंकज भाई को मेरा हेलो प्रणाम। ओके सवाल आया है राज सोनी जी का कि लॉकडाउन कब तक है। तो मुझे लगता है लॉकडाउन का जो इनिशियली हमारे देश ने बहुत ही अच्छा काम किया, बिल्कुल सही समय पे लॉकडाउन किया गया है, पर हम बिल्कुल अनिश्चित काल तक भी लॉकडाउन में नहीं रह सकते। तो जैसे अभी ये जो 3rd फेज चल रहा है और उसमें रिलैक्सेशंस भी दी हैं गवर्नमेंट ने, वो एक सही स्टेप है। हम एकदम से अगर लॉकडाउन उठाएंगे तो एकदम से बीमारी बढ़ जाएगी। तो जो एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है रेड जोन्स में या कंटेनमेंट जोन्स में, उनमें तो अभी भी रहने की ज़रूरत है जब तक कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं आ जाता 2-3 हफ्ते में। और जो ग्रीन जोन्स हैं वो फ्रीली काम कर सकते हैं, ऑरेंज जोन्स जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर भी मेरे अंदाजे से प्रिकॉशंस आपको कम से कम जुलाई अंत या अगस्त तक लेनी चाहिए, क्योंकि जब वायरस एक बार सोसाइटी में आता है तो वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, वो धीरे एक स्लो रेट पे मेंटेन रहता है। और बेहतर रहेगा कि हम प्रिकॉशंस अपने यू शुड नॉट लेट योर गार्ड्स लूज कहते हैं ना, तो हमें अपनी प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए। अगर सरकार ये कहे आज से कि लॉकडाउन नहीं है, तब भी आप अपने प्रिकॉशंस का ध्यान अगले 2-3 महीने तक ज़रूर रखिए। गुड इवनिंग डॉक्टर, क्या हैंड सैनिटाइज़र उसके यूज़ करने से हमारी बॉडी में के डेंड्रिटिक सेल्स ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, जो वीके अग्रवाल जी का सवाल है कि क्या हैंड सैनिटाइज़र से हमारी बॉडी के जो डेंड्रिटिक सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैंड सैनिटाइज़र एक लोकल यूज़ के लिए है, और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल मैं तभी सजेस्ट करूंगी आपको जब आप साबुन पानी से हाथ नहीं धो सकते। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोरोना से बचने के लिए हैंड सैनिटाइजर जरूरी है। अगर आप साबुन पानी से हाथ धो सकते हैं उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। How can we maintain and preserve the good health facilities at the rural level for quick recovery? हमारा जो रूरल इंडिया है वो फॉर्चुनेटली अभी तक बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि रूरल इंडिया में यूजली स्पेस की कमी नहीं होती और उसमें क्राउडिंग भी कम होती है और पूरा वेंटिलेशन है, पूरी धूप आपको लग रही है। फिर भी और मेंटेन करने के लिए मैं वही चीज़ों को दोहराना चाहूँगी कि भाई अपना खान पान ठीक रखें, एक्सरसाइज रखें और सबसे इम्पोर्टेंट साफ सफाई का ध्यान रखें। तो रूरल इंडिया ही नहीं, अर्बन इंडिया भी अच्छा करेगा। क्या एयर कंडीशनर में वायरस का डर ज़्यादा है? सो ये सुरेंद्र कुमार जी का सवाल है कि एयर कंडीशनिंग का क्या है। तो अस्पतालों में जो मतलब एयर कंडीशनिंग की गाइडलाइंस आई हैं कि एक तो एयर जहाँ तक हो सके कमरा हवादार हो तो अच्छा है। मतलब इफ़ यू
कैन स्टे विदाउट एयर कंडीशनर, नथिंग लाइक इट। कमरा वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर हम एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसका टेम्परेचर बहुत लो ना करें, 18 डिग्री 22 डिग्री ऐसा नहीं, उसको 26 से 28 डिग्री या 26 से 30 डिग्री के बीच में, 30 अगर ज़्यादा लगता है तो आप 26 से 28 के बीच में ही रखें। और जो हॉस्पिटल केयर फैसिलिटीज़ हैं उनमें हमें पेशेंट एरियाज़ में जो एयर कंडीशनिंग होती है और नॉन पेशेंट एरिया में जो एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती हैं उसको हम सेपरेट करते हैं, नेगेटिव प्रेशर करते हैं। पर नॉर्मल घर के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप अब एक विंडो एसी यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है तो अगर आप एक एग्जॉस्ट फैन लगा लेंगे तो वो एयर को सर्कुलेट कर सकता है, वो कर सकते हैं। और एयर कंडीशनर में जो टेम्परेचर है उसको आप 26 से नीचे ना करें, ये अच्छा रहेगा। वही है, आफ्टर लॉकडाउन लोगों को किस विषय का ध्यान रखना होगा? तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथ धोने का पूरा ख्याल रखना होगा अगले 3-4 महीने तक। शुड वी यूज N95 मास्क डॉक्टर? ये रजनीश जी ने पूछा है। N95 मास्क का जनरली यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप, क्योंकि देखिए मास्क की जो है ज़रूरत ज़्यादा है और उसकी प्रोडक्शन उसको मैच करने के लिए अभी इम्प्रूव हो रही है। तो N95 मास्क हमें बहुत एरियाज़, उन एरियाज़ में चाहिए जहां कंफर्म्ड कोविड पेशेंट हैं कि हाँ जी यहाँ पे मैं जानता हूँ यहाँ पे कोविड पेशेंट है, या मैं कोविड पेशेंट का ध्यान रख रहा हूँ, या कोविड पेशेंट अस्पताल में है तो स्टाफ को N95 उसी एरिया में पहनना होता है जहाँ पे कोविड पेशेंट्स हैं। रूटीन में अगर हम एक 3 लेयर कपड़े की, आप बनियान के कपड़े की या नॉर्मल सूती कपड़े की 3 लेयर का मास्क घर पे भी बना के पहन लेते हैं तो वो भी फायदा करेगा, या नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं तो वो भी आपको फायदा करेगा। और ध्यान रहे कि जो मास्क है उसको अगर आप कपड़े का है तो आप उसको हर रोज धो लीजिए या डिटर्जेंट वगैरह में कर लीजिए। पर जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क आता है वो धोने का काम नहीं करेगा, वो रीयूज नहीं हो पाएगा, उसे आपको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा ढक्कन बंद वाले बिन के अंदर। और N95 क्योंकि कम होता है तो उसको रिसर्कुलेट करने के लिए डिफरेंट डिकंटामिनेशन मेथड हैं जो अस्पतालों में यूज होते हैं। सो रूटीन में अगर आपके पास N95 नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है आपके पास है और आप उसको रीयूज करना चाहते हैं तो आप 5 मास्क रखिए और उनको बारी बारी से एक दिन करके पहन सकते हैं और उस तरह आप उसको 5 से 6 बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डायबिटीज़ के बारे में हमने बात की है। एंड उसके बाद में आप सब लोग जो मेरे को बधाई दे रहे हैं, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, मेरे को सवाल पूछा गया है कि क्या इटली से जब मरीज आने की अब बात हुई तो क्या भयभीत हुई थी? ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है कि पीएमओ ने जब डॉक्टर त्रेहन, हमारे जो सीएमडी हैं मेदांता मेडिसिटी के, उनको दोपहर 1 बजे बोला कि भाई ऐसे 14 पेशेंट हैं, उनको आपको रखना होगा। सो डॉक्टर त्रेहन ने मुझे बुलाया कि भाई क्या करें। मेरा पहला सवाल ये था कि इट इज़ अपॉर्चुनिटी, इट इज़ चैलेंज। इफ किसी को तो करना होगा ना, तो हम क्यों नहीं, लेट्स डू इट। और हमने 5 घंटे के अंदर अंदर आइसोलेशन यूनिट तैयार करके 6 बजे वो पेशेंट थे जो हमारे हॉस्पिटल में आ गए थे और फिर उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो डर मुझे ना तब लगा था ना अब लगा है, क्योंकि मुझे पता है ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई जारी है और हम सबको लड़नी है और हम हिम्मत से लड़ेंगे, डर के तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। आपको मैं एक राज की बात बताऊं, डरने से इम्यूनिटी कम होती है, तो बिल्कुल मत डरिएगा, डरने की तो जरूरत ही नहीं है। सो अभी हमारे पास 6 मिनट और बचे हैं। आई विल बी एबल टू टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस और 6 मिनट के बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। हम सभी देख रहे हैं रतनगढ़ से। सो N95 बात की बात हो गई हमारी। और विक्रय अग्रवाल साहब का ऊपर वाला कौन सा मैसेज है, हमने ले लिया है शायद। नरेश जी पुनिया, थैंक यू। साइकोलॉजिकल सपोर्ट ज़्यादा देना चाहिए, साथ ही माइंड डाइवर्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर नरेश चौधरी जी कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अगर बीमार नहीं है तो भी आपको मन से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा।
और मैंने भी ये पाया कि मेरे पेशेंट्स जो डरे नहीं, जो अपने आप को किसी न किसी तरह से मोटिवेट रखते थे, वो दूसरे पेशेंट्स से जल्दी ठीक हुए, बजाय जो कि डर रहे थे, घबरा रहे थे, बहुत एंग्जाइटी में थे। तो मन का सुदृढ़ रहना, मन का स्ट्रांग रहना तो बहुत ही जरूरी है, हालात कैसे भी हों। सवाल आया है अशोक जी का कि इंडियन पेशेंट्स और इटालियन पेशेंट्स की इम्यूनिटी में हमने क्या फ़र्क देखा। बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है कि हम कंपेयर कर सकें साइंटिफिक वे से, पर मेरे ख्याल से हम सब का खून एक जैसा है, हमारी इम्यूनिटी भी एक जैसी ही है। बेसिकली ज़्यादा एज के पेशेंट्स थे, वो देवर 66 से लेके 80 साल की उम्र के बीच में पेशेंट थे, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक थी। हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसलिए उनकी इम्यूनिटी ठीक है, वो थोड़ा और जल्दी ठीक हो जाते हैं। प्रदीप जी पूनिया जी ने बोला है कि हाउ कैन वी एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ हेल्थ एक्टिविस्ट एंड कोरोना वॉरियर्स। इसी चीज़ का ध्यान रखने के लिए कि भाई हम उनका, आप किसी भी तरह से अगर आप देखें कि कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आप उनके बचाव में आइए। आप कोई डॉक्टर नर्स को आपके मोहल्ले से या आसपास के मोहल्ले से सिर्फ इसलिए नहीं घुसने दे रहा है कि आप अस्पताल में काम करते हैं, अगर आप ऐसा होते हुए देखें तो आप जरूर उस बात को ऑब्जेक्ट करिए, यही चाहते हैं। सवाल आया है राजेंद्र जी का, वो पूछ रहे हैं कि क्या मैम कोरोना रीअकर हो सकता है। अभी तक की हमारी जो बाकी दूसरे वायरसेस की जो समझ है उसको हम कोरोना में भी लगा रहे हैं। इससे सिमिलर एक वायरस था सर्स कोवी वायरस, कोरोना फैमिली का ही वायरस था, ये 2003 में आया था। इंटरेस्टिंगली ये भी चीन में आया था। उस वायरस का और इसके और उस वायरस के बीच में लगभग 80% की सिमिलरिटी है। तो जो लोग उस वायरस से जब संक्रमित हुए थे उनको दोबारा वो वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे रीअकरेंस तो नहीं होगी। सुरेंद्र जी ने बड़ा बढ़िया और वाजिब सवाल पूछा है कि क्या पुरुषों के मुकाबलों में महिलाओं में इसका रिस्क कम है। हाँ, अभी तक की जितनी स्टडीज हैं ये पाया गया है कि पुरुषों में ये संक्रमण थोड़ा सा ज्यादा है महिलाओं के कंपैरिजन में। वो कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष ज्यादातर बाहर जाते हैं, काम करने जाते हैं, तो इन्फेक्शन का संक्रमण ये हो जाता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि कुछ हार्मोन रिलेटेड, कुछ रिसर्च ये कह रही है कि कुछ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जो रिस्पॉन्स है उसमें भी थोड़ा फर्क हो सकता है। तो इसलिए मार्जिनली यस, अक्रॉस द वर्ल्ड महिलाएं बेहतर कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले में इसमें। क्या हमें आगे भी इसी कोरोना के साथ जीना पड़ेगा क्या, ये विजय जी ने पूछा है। विजय जी यस, यही सच्चाई है कि हमें इस कोरोना वायरस के साथ प्रोबेबली अगले कुछ सालों के लिए जीने की आदत डालनी होगी। हमें अपने तौर तरीकों को बदलना होगा, अपने मन को और सुदृढ़ करना होगा, अपनी इम्यूनिटी को और बेहतर करना होगा, और साइंटिस्ट को अपनी जो जांच है, जो अपने रिसर्च है उसको और सुदृढ़ करना होगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर दवाई ढूंढ सकें, बेहतर से बेहतर वैक्सीन ढूंढ सकें और हम ना घबराएं। एक बहुत ही ये एक आखिरी सवाल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैं लेना चाहूंगी कि ये राजेंद्र जी ने पूछा है कि जयपुर में 8 लोग जो सब्जी बेचते हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऑब्वियसली इसको लेके बहुत जनता में एक डर सा बन गया है कि सब्जी खरीदें ना खरीदें, बनाएं ना बनाएं। देखिए, जो भी कोई आप सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, अगर उसको बेचने वाला व्यक्ति संक्रमित भी है और वो सब्जी बेच रहा है और हो सकता है उसके ऊपर उसके हाथ भी लगे हों, तो आप जो फल सब्जी है उसको ला के नमकीन पानी में आधे घंटे तक भिगो दीजिए। तो और उसके बाद आप जो बनाएंगे और बनाने के बाद अपने हाथ धो लेंगे, एक तो जो सब्जी पक गई है उसमें तो कोई संक्रमण का खतरा है ही नहीं। फूड किसी भी तरह का, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाएं या ना खाएं। फूड चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जो अगर ये फूड आपका पक चुका है तो उसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपका जो वायरस है वो 56 से 60 डिग्री पे खत्म हो जाता है।
दूसरा ये है कि जो सैलेड या फ्रूट्स जो हम रॉ खाते हैं, पका के नहीं खाते, वैसे खाते हैं, आप उनको अच्छे से नमक के पानी में धो लीजिए। तो अगर बेचने वाला अगर गलती से इन्फेक्टेड भी था तो आप में संक्रमण नहीं होगा। और जब देखो बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलेंगे, सब्जी मंडी में क्या है, वो इकट्ठे होते हैं तो एक का संक्रमण दूसरे में चला जाता है। ऐसा नहीं है कि सब्जी से संक्रमण आ रहा है या सारे सब्जी वाले ही संक्रमित खाना दे रहे हैं। सो आई थिंक इस डर को हमें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और जो भी संक्रमण हर एक में हो रहा है, डॉक्टर में हो रहा है, नर्सिस में हो रहा है, आम जनता में हो रहा है, सब्जी वाले भाई में भी हो रहा है, पुलिस वालों में भी हो रहा है। सो ये संक्रमण धीरे धीरे ऐसा होगा, तो उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट नहीं कर सकते। आप सब लोगों से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं दोबारा से मैम का, जो एसपी मैम है चूरू, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया आप सब लोगों से बात करने का और आपके सवाल लिए मैंने। थैंक यू सो मच। इसके साथ हम आज का ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल गया होगा। धन्यवाद।